गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो अभी बजे हैं रात के 11:30 और हम लोग आज क्लास 11 का चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम एनसीईआरटी की बुक्स की बायोलॉजी बुक्स की डायरेक्ट लाइन बाय लाइन रीडिंग के साथ आपको एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं कि इसमें कौन से लाइन और इम्पॉर्टेंट है और कौन नहीं, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम और नीट के लिए एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन रीडिंग करना और उसको समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अब आपके दिमाग में यह सवाल आएगा कि क्या ज़रूरत था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। तो हर धरती पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जीव और जंतु हैं, एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स, ट्रीज, प्लांट्स। तो सबको एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज करने के लिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को इन्वेंट किया गया था, जिसमें जो हमारे सबसे पहले इंसान थे बायोलॉजिस्ट, वो थे एरिस्टोटल, जिन्होंने अटेम्प्ट किया था बेसिक क्लासिफिकेशन। तो ही यूज्ड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासीफाई प्लांट्स, यानी पेड़ पौधों जो ट्रीज़ थे उन लोगों के लिए उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर यूज़ किया था। जैसे ट्रीज़ होते हैं बड़े, शर्ब्स जो आते हैं मीडियम साइज़ में, और हर्ब्स जो होते हैं छोटे, सबसे छोटे छोटे पौधे। और जानवरों को डिवाइड करने के लिए उन्होंने रेड ब्लड सेल और नॉट रेड ब्लड सेल का यूज़ किया था, यानी वो जीव जंतु जिनके पास रेड ब्लड सेल होता है और वो जिनके पास रेड ब्लड सेल नहीं होता। उसके बाद हमारे दूसरे आते हैं लीनियस। तो लीनियस ने टू किंगडम सिस्टम को इन्वेंट किया था। तो इसमें उन्होंने इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को दो चीज़ों में डिवाइड किया था, जिसमें थे प्लांट्स एंड एनिमीलिया, प्लांटी एंड एनिमीलिया किंगडम। अब इसमें प्लांट और एनिमीलिया दोनों के लिए कुछ चीज़ों को, फीचर्स का यूज़ किया गया था, जैसे सेल वॉल, कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम्स, लोकोमोशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली। इन 5 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इन दोनों को डिस्टिंग्विश किया था। पर इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, कि जैसे कि इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। उन्होंने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को अलग नहीं किया था। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर वॉज नॉट सेपरेटेड। फिर फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंगी, इन सारी चीज़ों को उन्होंने मिक्स कर दिया था, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम इतना इंफॉर्मेशन नहीं थी। उसके बाद हमारे आता है RH विक्टर, जहाँ पे आपका यहाँ पे ये 5 किंगडम का ग्राफ है, जिसको आपको याद करना है। इस तरीके से उन्होंने चीज़ों को डिस्टिंग्विश किया था, जैसे मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमीलिया। इसमें उन्होंने सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये 5 कैरेक्टर थे जिसका यूज़ उन्होंने किया था। और किस में क्या था, जैसे मोनेरा में प्रोकैरियोट्स थे सेल टाइप, प्रोटेस्टा में यूकैरियोट्स, फंगी में यूकैरियोट्स, प्लांटी में यूकैरियोट्स और एनिमीलिया में भी यूकैरियोटिक ही थे। तो फिर इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम 5 किंगडम के बारे में बात कर रहे थे। तो इसको प्रपोज करने वाले थे RH विक्टर, और उन्होंने इस चीज़ को प्रपोज किया था 1969 में। आजकल के जो एग्ज़ाम में आप देखिएगा पैटर्न है, तो पहले के टाइम पे ये कौन से वक्त पे क्या इन्वेंट हुआ था, क्या प्रपोज किया था, वो पहले नहीं पूछा जाता था। पर अभी आप देखिएगा तो कितने बार एग्ज़ाम में ईयर भी पूछ लेता है कि इस बार किस ईयर में क्या चीज़ इन्वेंट हुआ था, क्या प्रपोज हुआ था। ये खास करके पिछले साल और इस साल के नीट के पेपर में ऐसा था। तो याद रखिए कि कौन से बायोलॉजिस्ट ने किस साल में क्या इन्वेंट किया, क्या प्रपोज किया। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से यहाँ ध्यान रखना है। उन्होंने चीज़ों को 5 तरीके में, 5
5 किंगडम में 5 चीज़ों में उन्होंने डिवाइड किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो उनका जो क्राइटेरिया था डिवाइड करने का वो था सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब ये पाँचों को भी आपको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि कितने बार एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाता है कि जैसे कि एक क्वेश्चन था 2002 का नीट का। इसमें क्वेश्चन ये है, इन 5 किंगडम सिस्टम द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज, और उसमें ऑप्शन था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उसका जो आंसर था वो हमारा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। फिर नाम भी आपको अच्छे से याद रखना है, जैसे कि एक 2014 का क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा गया था कि RH विक्टर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या चीज़ उन्होंने किस क्राइटेरिया को नहीं, उसमें कौन सा क्राइटेरिया नहीं है। जैसे कि आपको ऑप्शन रहेगा, उसमें 4 दिया रहेगा, 4 ऑप्शन में एक गलत रहता है और आपको वो सिलेक्ट करना रहता है। जैसे उसका ऑप्शन था प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ सेल ऑफ अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, बी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाता है। पर फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ उन सब के बीच में एक थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन भी था, जो थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय हैकेल। वो भी अपने समय के बायोलॉजिस्ट थे। उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को 3 तरीके में बांटा था, प्लांटी, एनिमल्स और प्रोटिस्टा। तो प्लांटी में जो था वो प्योर प्लांट्स जो थे उनको यूज़ किया गया था, यानी कि जिनके पास जो क्लोरोफिल ए और सी जिनके पास है, वो जो खुद का खाना फोटोसिंथेसिस से बनाता है। फिर एनिमल्स, प्योर एनिमल्स जो पूरी तरीके से दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, हेट्रोट्रॉफिक। और प्रोटिस्टा है जिनमें डाउट था, तो उसको उन्होंने प्रोटिस्टा में रखा था। अब यहाँ पे देखिए, अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूडेड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगी, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म अंडर प्लांट। तो पहले के टाइम पे जो क्लासिफिकेशन सिस्टम के टाइम पे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगी, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म थे, इनको प्लांट के अंदर रखा गया था। लेकिन अभी के टाइम पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद इन सब चीज़ों को अलग अलग कर दिया गया था। तो इन सब चीज़ों को प्लांट्स के अंदर इसलिए रख दिया गया था क्योंकि सब में एक कॉमन कैरेक्टर था, और वो था सबके सेल वॉल। सबके पास सेल वॉल था उनके सेल में, तो इसलिए उन सबको प्लांट्स में रख दिया गया था। इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी थे जिनमें बहुत सारा डिफरेंस था, लेकिन फिर भी वो दोनों एक ही साथ थे। जैसे कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी दोनों को एक साथ रख दिया गया था यूकैरियोट्स के साथ। और इसकी वजह से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर वंस को भी एक साथ रखा गया था। जैसे क्लमाइडोमोनास और स्पाइरोगारा को एक साथ अंडर एल्गी में रख दिया गया था। और जो ये पहले वाला जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें उसमें हेटेरोट्रॉफिक फंगी और ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स, उन सबको भी एक ही साथ रख दिया गया था। जबकि हमारा जो फंगी होता है उसमें काइटिन होता है, और हमारा ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट होता है, उसके जो सेल्स होते हैं, सेल वॉल, वो सेलुलोज के बने होते हैं। तो ये देखिए कि ग्रीन प्लांट्स के जो वॉल होते हैं वो सेलुलोज के बने होते हैं। इसमें काफ़ी और ज़्यादा भी मिसअंडरस्टैंडिंग था, जैसे कि किंगडम प्रोटेस्टा के अंदर क्लमाइडोमोनास और कॉलेरा को बाद में रखा गया था, जबकि वो उससे पहले वो एल्गी के अंदर रखे हुए थे। और फिर पारामोशियम और अमीबा जो पहले की एनिमल किंगडम में रहते थे, जबकि उनके पास सेल वॉल नहीं था, दे लैक्ड सेल वॉल, स्टिल दे वेर इन प्लांट किंगडम। तो उसके बाद इन चारों चीज़ों को चेंज करके चारों को प्रोटेस्टा में रख दिया गया था। और ये चीज़ आपको याद रखना है कि कौन सी चीज़ को पहले किस में था और बाद में उसको करेक्ट करके किस में रखा गया था, क्योंकि इससे भी एक क्वेश्चन आ सकता है। जैसा कि एक 2012 का क्वेश्चन है जिसमें आपका क्वेश्चन है कि इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लमाइडोमोनास एंड कॉलेरा हैड बीन इंक्लूडेड इन
यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्लामाइडोमोनास और कॉलेरा को किस में इंक्लूड किया गया है? ऑप्शंस था आपका प्रोटिस्टा, एल्गी, प्लांटी, मोनेरा। तो आप 2 मिनट सोचिए कि ये आखिर थे किस में। हाँ, तो पहले ये प्रोटिस्टा में थे, सॉरी, पहले ये एल्गी में थे, बाद में उन दोनों को प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया गया था। सेम विद पैरामोशियम एंड अमीबा। ये आपका ये इंट्रोडक्शन पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है, इसमें और कुछ नहीं है। उसके बाद हम लोग अब शुरू करते हैं किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा इज़ ऑल अबाउट बैक्टीरिया। ज़्यादातर इसमें बैक्टीरिया ही होता है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है, आँखों से हमें दिखते भी नहीं है, कहिए तो हर जगह फैले होता है। हमारे हाथों में भी ना जाने कितने सारे बैक्टीरिया घूम रहे होंगे, पर वो अपनी आँखों से देख पाना नामुमकिन है। एक मुट्ठी आप सॉइल ले लीजिए, उसमें भी होगा। और बैक्टीरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो आपको बहुत सारे जगह पे भी मिल जाएगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। वो आपको हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशियंस उधर भी मिल सकता है, और अलग अलग जगह पे वो काफ़ी अच्छे तरीके से सर्वाइव करता है। और कितने सारे तो एज पैरासाइट्स के भी रूप में रहता है। पैरासाइट आप जानते ही होंगे, वो जो दूसरे जीवित चीज़ों को अपना सहारा बनाता है ज़िंदा रखने के लिए, उन पे फीड करके। तो बैक्टीरिया जो है वो शेप्स के हिसाब से 4 चीज़ों में बांटे हुए हैं। एक तो है कोक्का, स्पेरिकल कोक्का, दूसरा रॉड शेप बैसिलस, फिर आपका आता है कॉमा शेप्ड विवरम, और स्पाइरल स्पिरिलम। इसका जो शॉर्ट वर्ड है कोक्की, बैसिली, फिर यहाँ पे आपका विब्रो, स्पाइरला, इसको भी अच्छे से आपको याद कर लेना। ये 4 ऑप्शन। और देखिए शेप्स में वो ऐसे होते हैं, जो हमारे जो कोकी रहते हैं वो ऐसे दिखते हैं, बेसिली ऐसे, स्पाइरला ऐसे, और विब्रो ऐसे। ये है फ्लैजला। इसको जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 से है, उसको फ्लैजला कहता है। फ्लैजला एंड सीलिया आर द हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट हेल्प दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू मूव। तो ये जो फ्लैजला है उनके मूवमेंट में हेल्प करता है। अब जो बैक्टीरिया है उनके पास बहुत अच्छा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होता है, क्योंकि वो बहुत सारे हार्श जगह पे भी एग्जिस्ट करते हैं और फिर सर्वाइव भी कर सकते हैं। तो इसलिए उनको कहा जाता है कि उनके पास बहुत ज़्यादा ही अच्छा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होता है। अब इसमें आपके आते हैं 4 ऑप्शन, तो उसमें एक है हमारे आर्की बैक्टीरिया। अब हम लोग आर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया वो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो बहुत ज़्यादा हार्श हैबिटेट में भी मिल जाता है, जैसे सॉल्टी एरिया, उसको हम लोग हेलोफिल्स कहते हैं, हॉट स्प्रिंग, थर्मो एसिडोफाइल्स, मार्शी एरिया, मिथेनोजेंस। तो ये सारी अलग अलग जगहों पे आपको मिल जाएंगे। और ये ऐसे ऐसे कंडीशंस में भी सर्वाइव कर जाता है, क्योंकि इनका जो सेल वॉल होता है दूसरों ऑर्गेनिजम्स या दूसरों बैक्टीरिया के हिसाब से काफ़ी अलग होता है, और इसी वजह से वो बहुत सारे एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव कर पाता है। अब आपको ये चीज़ याद रखना है कि उनका जो सेल वॉल होता है वो बाकी सारे बैक्टीरिया से अलग होता है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ आर आर्की बैक्टीरिया डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया, और ऑप्शन आपको रहेंगे, तो उसमें आपको ये चूज़ करना रहता है। अब मिथेनोजेंस आपने सुना ही होगा कि जो मिथेनोजेंस होते हैं वो र्यूमिनेंट एनिमल्स यानी काउज और बफेलो में भी होते हैं। जब वो अपना जो डंग प्रोड्यूस करता है तो उसमें मीथेन बायोगैस भी होता है, और ये जो डंग होता है उससे कितने सारे जगह पे भी मीथेन गैस बनाया जाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में। और जो यू बैक्टीरिया है उसको ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है, क्योंकि इसके पास एक सेल वॉल होता है, शायद कहिए इसके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से इसको ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है। और इनके पास एक बहुत ज़्यादा ही रिजिड सेल वॉल होता है जो पेप्टाइडो ग्लाइकोजन का बना रहता है, और ये रिजिड होता है, इसीलिए इसको रिजिड सेल वॉल कहा जाता है। अगर ये मोटाइल होता है, मोटाइल मतलब होता है चल पाना, फिर
खुद से अगर मूव कर पाना, मूवमेंट जो कर पाते हैं उनको मोटाइल कहते हैं। तो उसके लिए इनके पास फ्लैजलम होता है। उसके बाद हमारा आता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया भी यू बैक्टीरिया में आता है, जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी के पास क्लोरोफिल ए होता है, सेम ग्रीन प्लांट्स की तरह, तो इसलिए दे आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है वो जो खुद का खाना सूरज की मदद से बना सके। तो जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो यूनिसेलुलर होता है, यानी उनके पास एक ही सेल रहता है। वो कॉलोनियल या फिलामेंट्स में रहता है, फिलामेंटियस होता है। फ्रेश वाटर, मराइन वाटर या टर्शियल एल्गी कहीं भी रह सकते हैं। और जो कॉलोनीज होते हैं उनके चारों तरफ गिलाटीनियस शीट होता है। अब गिलाटीनियस शीट को आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे म्यूसिलेजिनियस सीट भी कहा जाता है। अब ये जो होता है ये चारों तरफ से एक स्टिकी लेयर होता है, एक के साथ एक जुड़ करके जब ये कॉलोनीज बनाते हैं इस तरीके से। ये एक नॉस्टॉक का ड्राइंग है, और जो नॉस्टॉक एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है। तो वो जो होता है इसके चारों तरफ जब ये कॉलोनीज बनाते हैं तो चारों तरफ एक शीट बन जाता है, शीट बन जाता है, और जो कि स्टिकी रहता है, जो इन लोग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, पल्यूटेड इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने में हेल्प करता है। इनको कहिए कि बाहर के इन्वायरमेंट से इनसेंसिटिव बनाता है, प्रोटेक्ट करता है, और जब अगर गर्मी का वक्त हो तो इन लोग को सूखने से बचाता है। यानी कि ये जो लिक्विड टाइप के होते हैं तो इससे इनको प्रोटेक्शन मिलता है। अब यहाँ पे देखिए इस ड्राइंग को, इसको हम लोग हेट्रोसिस्ट कहते हैं। ये इन लोग का हेल्प करता है प्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन में, एंटो फिक्सेशन में, और थिक वॉल्ड होते हैं ये वो, यानी ये थिक वॉल्ड होता है। उसके बाद ये चारों तरफ जो आप ब्लू लेयर देख सकते हैं ये म्यूसिलेजिनियस सीट होता है, और ये कॉलोनीज में जो एक के साथ स्टिप करने में मदद करता है। यहाँ पे ये सब वेजिटेटिव सेल है। हम लोग वापस अपनी बुक पे आ जाते हैं। डायग्राम याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी डायग्राम भी हमें पूछ लिया जाता है। अच्छा, तो ये जो कॉलोनीज होते हैं वो often form blooms in polluted water bodies। often form blooms in polluted water bodies का मतलब होता है कि अगर polluted water है तो फिर वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो होता है बहुत जल्दी फैलता है, बहुत जल्दी। नॉस्टॉक समझ लीजिए, ये बहुत जल्दी फैलेंगे क्योंकि इनके चारों तरफ तो एक प्रोटेक्टिव शीट बना ही हुआ है, जिसकी वजह से इन लोगों को वो पोल्यूशन से प्रोटेक्शन मिलता है। और ऊपर से वो पोल्यूटेड वाटर में इनके लिए काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल जाता है, और वो न्यूट्रिशन से ये खूब फैल जाते हैं। जैसे कि आपने देखा ही होगा, अगर कोई तालाब में देखते हैं तो उसके चारों तरफ ऊपर से काई फैल गया या फिर कुछ पत्ते जैसा रहता है, तो वो इसी के कारण रहता है। क्योंकि ये जो होते हैं ये उनका काम होता है नाइट्रोजन फिक्स करना, और इनको हेट्रोसिस्ट कहते हैं, यानी नॉस्टॉक, एनाबेना। उसके बाद हमारा जो दूसरा टाइप आता है वो है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। ये वो होते हैं जो सूरज का इस्तेमाल नहीं करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। ये अलग अलग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उनको ऑक्सीडाइज करते हैं, जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, अमोनिया। वो ये सब का यूज़ करते हैं, इन सब को ऑक्सीडाइज करते हैं, फिर उनसे जो एनर्जी रिलीज़ होता है, एटीपी बनता है, एटीपी बनता है, उस एनर्जी को यूज़ करके ये बड़े होते हैं। और ये काफ़ी अच्छा ग्रेट रोल प्ले करता है हम लोग का न्यूट्रिशन रिसाइकलिंग में, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर। उसके बाद हमारे आता है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो इन सारे बैक्टीरिया में जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होता है वो सबसे ज़्यादा मिलते हैं हमारे नेचर में, और इनका काम ही रहता है डिकम्पोजर्स के रूप में, यानी कि ये चीज़ों को डिकम्पोज करना, चाहे वो कुछ सड़ी गली चीज़ें, सब्जियां, फल फूल, जो भी हम फालतू चीज़ें फेंक देते हैं, उनका काम ही होता है उन्हें डिकम्पोज करके उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं, और बाकी जो वेस्ट मटेरियल रहता है वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है। अब इनका काम हमारी एज ह्यूमन
ह्यूमंस हमारे लाइफ में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि ये दही बनाने में मदद करते हैं, लैक्टोबैसिलस जो दही के लिए यूज़ होता है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स, लेग्यूम्स मतलब दाल, वो सब कहिए, उनके लेग्यूम्स के रूट में ये मिलता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। और सम ऑफ देम कॉजेस डैमेज ऑल्सो, क्योंकि जो चीज़ कहते हैं ना सिक्के का दो पहलू होते हैं, एक अच्छा तो बुरा, तो ये अगर ह्यूमंस के लिए अच्छे भी हैं तो बुरे भी हैं, क्योंकि ये कुछ बीमारियां भी फैलाते हैं, जैसे कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रिक कैंकर, ये सारे डिजीज़ेज हैं। अब आपको ये काम करना है कि ये जो डिजीज़ेज बैक्टीरिया से फैल रहे हैं ये सब का नाम अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियाज और विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज आर नॉट स्प्रेड बाय बैक्टीरिया और विच स्प्रेड बाय बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया रिप्रोड्यूसेस मेनली बाय फिजन, तो बैक्टीरिया जो ज़्यादातर रिप्रोड्यूस करता है वो फिजन की तरह से ही रिप्रोड्यूस करता है, और अनफेवरेबल कंडीशन में वो एक स्पोर बनाता है, और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी यूज़ करते हैं बाय अडॉप्टिंग प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर। इसमें एक तरह से डीएनए ट्रांसफ़र होता है एक बैक्टीरियम से दूसरी तरह। अब इसमें आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है माइकोप्लाज्मा, क्योंकि माइकोप्लाज्मा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेल वॉल बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। और कहे तो वो सबसे छोटे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स हैं अब तक जिनको लोग जानते हैं, और ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव करता है। तो मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक टू एनिमल्स एंड प्लांट्स बोथ। तो आपको इसमें ये चीज़ माइकोप्लाज्मा खास करके याद कर लेना है, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा ही क्वेश्चन हमारे पास में आ चुका है। तो आज के लिए इतना ही, और हमारी कल की वीडियो में हम आगे पढ़ाई करेंगे जिसमें रहेगा किंगडम प्रोटेस्टा। तो फॉर नेक्स्ट पार्ट प्लीज़ वॉच नेक्स्ट वीडियो।